If you are the lucky one who is getting married to a Canadian citizen or permanent resident this summer, so इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना बिकॉज हम इसमें बात करेंगे कैनेडियन स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के बारे में डिटेल में all ins and outs of spousal sponsorship application of Canada in this video. Hello friends, welcome back to this video. I am Jatin Sahni, regulated Canadian immigration consultant at the Immigration Lounge. तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर आप भी इस मैरिज सीजन में आपकी मैरिज होने वाली है विद अ कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट, so this video is very important because we are going to discuss some critical aspects of spousal sponsorship application. उसकी assessment के बारे में, eligibility criteria क्या है, किस तरीके के documents इस application में submit होते हैं और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक हैसल फ्री तरीके से प्रोसेस हो सके और आपको मिल सके कनाडा की पीआर। सो इस एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली दो लोग इन्वॉल्व हैं। वन इज़ स्पॉन्सर जो कि आपके कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट और जो सिटीज़न हैं जो आपके स्पाउस हैं जिनसे आपकी मैरिज होने वाली है या हो चुकी है। एंड सेकंड पर्सन इन दिस एप्लीकेशन विल बी प्रिंसिपल एप्लीकेंट जो कि आप हैं, और या आप कनाडा के अंदर भी हो सकते हैं या कनाडा के आप बाहर भी हो सकते हैं बिकॉज अगर आपके पास कैनेडियन स्टेटस नहीं है तो ऑब्वियसली आप कनाडा से बाहर होंगे और ये एप्लीकेशन कनाडा के बाहर से प्रोसेस होगी। आगे बात करेंगे हम कौन कौन सी एप्लीकेशन स्ट्रीम्स हैं। सो बेसिकली इस एप्लीकेशन के अंदर तीन तरीके की स्ट्रीम्स चलती हैं। और वन इज़ फैमिली क्लास एप्लीकेशन जिसके अंदर की जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है वो ऑब्वियसली कनाडा से बाहर हैं और आपकी शादी हो रही है कैनेडियन पीआर के साथ। सेकंड तरीके की एप्लीकेशन होती है स्पाउस एंड कॉमन लॉ पार्टनर इन कनाडा क्लास एप्लीकेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इन कनाडा क्लास है, सो इसके अंदर एज अ प्रिंसिपल एप्लीकेंट यू कैन बी इनसाइड कनाडा ऑन अ वर्क परमिट और अ स्टडी परमिट, और आप अपनी एप्लीकेशन अब सबमिट करने जा रहे हैं फॉर अ कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंस। जो थर्ड तरीका है इस एप्लीकेशन का, वो एप्लीकेशन सबमिट हो सकती है आप कनाडा के अंदर रहते हुए आउटसाइड कनाडा की एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं जिसके अंदर की आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है प्रिंसिपल एप्लीकेंट की वो प्रोसेस होगी आपकी जो नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग जो आपका वीज़ा ऑफिस है। फॉर एग्जांपल फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जो एप्लीकेशन प्रोसेस होती है वो दिल्ली वीज़ा ऑफिस से होती है। सो दिस विल बी थर्ड काइंड ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग स्ट्रीम। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी एप्लीकेशन स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए अगर आप इनसाइड कैनेडा हैं। सो दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि आपके गोल्स कैसे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं इन बिटवीन कनाडा एंड योर होम कंट्री, सो ऑब्वियसली आपको जो है आप इन कनाडा क्लास एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर सकते बिकॉज उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ऑन ट्रैवल। सेकेंडली जो मेन कंसिडरेशन पॉइंट इसके अंदर रहता है राइट ऑफ अपील। अगर आप इन कनाडा क्लास एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास राइट ऑफ अपील जो है वो नहीं रहता है। हालांकि जो वर्क परमिट एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी है, फॉर एग्जांपल आप जैसे इनसाइड कनाडा से एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, सो यू विल बी एलिजिबल फॉर अ कैनेडियन वर्क परमिट until द टाइम जो आपकी पीआर प्रोसेसिंग चल रही है, सो दैट यू कैन बी इन कनाडा, यू रिमेन इन कनाडा। फॉर दैट पर्पज़ जो वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी है वो दोनों ही स्ट्रीम्स इन कनाडा क्लास में अगर आप विद इन कनाडा सबमिट कर रहे हैं एप्लीकेशन, और अगर आप इनसाइड कनाडा रहते हुए आउटसाइड कनाडा सबमिट कर रहे हैं तब भी यू आर एलिजिबल फॉर वर्क परमिट एप्लीकेशन एज पर चेंजेस इन द जो एप्लीकेबल गाइडलाइंस हैं। ऑन द अदर हैंड जैसे आपको बताया फैमिली क्लास एप्लीकेशन जो आउटसाइड कनाडा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर वर्क परमिट का कोई क्वेश्चन नहीं है बिकॉज आपकी एंटायर एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस थ्रू आउटसाइड ऑफ कनाडा। सो जैसे हमने बात करी कि इसके अंदर एक स्पॉन्सर है एंड प्रिंसिपल एप्लीकेंट हैं, सो ऑब्वियसली केयरफुल असेसमेंट ऑफ स्ट्रीम्स को चूज़ करने के बाद ऑब्वियसली आपको एलिजिबिलिटी भी देखनी पड़ती है बिकॉज ये एप्लीकेशन दो स्टेजेस में प्रोसेस होती है। फर्स्टली जो स्पॉन्सर की एप्लीकेशन है स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन वो प्रोसेस होती है, एंड इन द सेकेंड पार्ट जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट की पीआर एप्लीकेशन है वो प्रोसेस होती है। सो फर्स्ट स्टेज पे स्पॉन्सर का एलिजिबल होना इज़ क्रिटिकल, और जो अदरवाइज अगर आपका स्पॉन्सर ही एलिजिबल नहीं है तो ऑब्वियसली दिस मेक्स नो सेंस कि आपकी बाकी की एप्लीकेशन आगे चलेगी। सो द बेसिक थिंग्स अबाउट स्पॉन्सर एलिजिबिलिटी इज़ वो पहले तो कैनेडियन पीआर और सिटीजन होना चाहिए, एंड देन सेकेंडली एज शुड बी मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। किसी भी तरीके की सोशल असिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए आपका स्पॉन्सर इन कनाडा, और उसके अलावा एज सच देयर आर नो मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट्स। अगर आप जो स्पॉन्सर है वो अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर रहा है थ्रू दिस एप्लीकेशन तो किसी भी तरीके की मिनिमम नेसेसरी इनकम की रिक्वायरमेंट्स नहीं है इस एप्लीकेशन के अंदर।
लास्टली जो आपका स्पॉन्सर है वो किसी भी तरीके से उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए विद इन कैनेडा, और किसी भी तरीके की इमिग्रेशन रिलेटेड जो है पास्ट की कंडीशंस की ब्रीच नहीं होनी चाहिए, कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए आपके स्पॉन्सर की। तो जैसे हमने बात करी कि फ़र्स्ट स्टेज में आपके स्पॉन्सर की एलिजिबिलिटी असेस करेंगे जो रेस्पेक्टिव वीज़ा ऑफिस में आपकी फ़ाइल सबमिट होगी। वंस योर स्पॉन्सर गेट्स एलिजिबल, देयर आफ्टर द एप्लीकेशन असेसमेंट ऑफ प्रिंसिपल एप्लीकेंट, वो आपकी एप्लीकेशन की जो असेसमेंट है वो स्टार्ट होती है। उसके अंदर अदर देन बेसिक एडमिसिबिलिटी थिंग्स लाइक पुलिस क्लियरेंस को लेकर, मेडिकल को लेकर असेसमेंट के अलावा द मोस्ट क्रिटिकल असेसमेंट इज़ द सराउंडिंग योर मैरिटल रिलेशनशिप की जो बोनाफाइड्स हैं, जेन्युइननेस ऑफ जो मैरिज है उसको असेस करती है ये एप्लीकेशन बेसिकली। बिकॉज एज वी आर अवेयर कि बहुत सारे जो मैटर्स हैं लाइक उसके अंदर स्पॉन्सरशिप को लेके बहुत फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ भी नोटिस करी गई हैं पास्ट में, और उन चीज़ों को लेके मास रिफ्यूज़ल्स और प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर तक इशू होती हैं। सो अगर आपकी एप्लीकेशन जो बेसिक मैरिज के बोनाफाइड्स है उसको जस्टिफाई करने के लिए जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, अगर आपकी फ़ाइल में वो चीज़ें मिसिंग हैं, सो देयर कुड बी अ रेड फ्लैग इन योर एप्लीकेशन, और सब्सिक्वेंटली जो डिलेज़ हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आपकी फ़ाइल की जो ओवरऑल फाइल का जो डॉक्यूमेंटेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई ना कर पाए तो। सो बोनाफाइड्स की असेसमेंट के लिए एक रिलेशनशिप एवेल्यूएशन क्वेश्चनर होता है जो कि एज अ एप्लीकेशन फॉर्म, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्म इस फाइल के अंदर सबमिट करना होता है, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू योर मैरिज। आपकी मैरिज कैसे हुई, आप लोग फर्स्ट टाइम कैसे मिले, किन लोगों ने आपकी मैरिज सेरेमनी अटेंड करी, कौन कौन से फंक्शंस हुए। सो एक सिस्टमेटिक तरीके से ये क्वेश्चनर डिज़ाइन किया गया है, और जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड होते हैं। सो इन आंसर्स को जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बहुत ही आपको ध्यान से और केयरफुल तरीके से आपको देने पड़ते हैं, बिकॉज अगर आपस में इन क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है या क्वेश्चंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपस में मैच ना करे, देन अगेन इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। उसके अलावा जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं इस फाइल की असेसमेंट के लिए, फर्स्टली टू बिगिन विद मैरिज सर्टिफिकेट विद द रेलेवेंट अथॉरिटी। अगर आपकी मैरिज इंडिया में हुई है फॉर एग्जांपल, सो आपके जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस या डीसी ऑफिस या सुविधा सेंटर होते हैं, सो वहाँ पे आपकी मैरिज रजिस्टर होनी बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, प्रिंसिपल एप्लीकेंट का बर्थ सर्टिफिकेट होना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द असेसमेंट ऑफ दिस एप्लीकेशन, और वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का भी। उसके अलावा आपकी मैरिज की पिक्चर्स, आपकी सेरेमनीज़ की, आपकी कम्युनिकेशन की डिटेल्स, आपके सोशल मीडिया के ऊपर आपने किस तरीके की पोस्ट डाली हैं बिफोर एंड आफ्टर मैरिज की, आपकी जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। एंड देन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंसी ऑन ईच अदर, वो ये भी देखते हैं कि क्या आप फाइनेंशियली एक दूसरे से लिंक्ड हैं। फॉर एग्जांपल किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनेशन हो सकती है, जॉइंट अकाउंट हो सकता है, या आपके सेविंग्स अकाउंट में नॉमिनेशन हो सकती है स्पाउस की। देन आपके जो एड्रेसेस हैं, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली अगर बात करें इनसाइड कनाडा एप्लीकेशन है तो उसकी ये कंडीशन होती है कि यू शुड बी रिजाइडिंग एट द सेम प्लेस। सो उस केस में आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, आईडी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके ऊपर एड्रेसेस, ड्राइवर लाइसेंस के ऊपर एड्रेसेस, बैंक स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स के ऊपर एड्रेसेस कॉमन है या नहीं है। सो इन सम केसेस अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है तो सर्टेन एफिडेविट्स, डेक्लरेशंस आल्सो गेट्स इनटू द एप्लीकेशन, ताकि जो एक चेकलिस्ट का प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन है उसको पूरा किया जा सके। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने बात करी इस एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन का फर्स्ट टाइम करेक्ट सबमिट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ यू आर अवेयर कि अगर किसी भी तरीके की फ़ाइल में लूप होल्स हैं तो ऑब्वियसली आपकी एप्लीकेशन जो है इट विल बी डिलेड, कोई रिक्वायरमेंट्स रेज हो सकती हैं। सो अल्टीमेटली इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन इन बोथ ऑफ द प्रिंसिपल एप्लीकेंट एंड स्पॉन्सर्स माइंड। और सेकेंडली, आप अगर डिफरेंट कंट्रीज़ में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विल ऑल्सो बी हैविंग एन इम्पैक्ट इन दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस आपने सबमिट करनी है वो फर्स्ट टाइम करेक्ट हो, उसमें किसी भी तरीके का कोई लूप होल या मिस्ड एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट इस सबमिशन के अंदर आपने मिस कर दिया तो ऑब्वियसली आपकी जो एप्लीकेशन है वो वापस आ जाती है, और आपको दोबारा से सभी फाइल अपनी जो उन्होंने एलिमेंट निकाले हैं, जो फाइल मिसिंग हैं, वो आपको दोबारा से ऑर्गेनाइज करके आपको दोबारा सबमिट करनी पड़ेगी फ़ाइल, और इसके अंदर जो टाइम गैप आ जाएगा, सो अगेन इट इज़ वेरी क्रिटिकल। सो इसलिए
बिकॉज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एक ऐसा बंदा है, अगर आपने वो हायर करना है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को आपकी फ़ाइल सबमिशन के लिए, बिकॉज दे नो ईच एंड एवरी लूप होल, ईच एंड एवरी इन आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन। स्पेसिफिकली आपको ये भी देखना चाहिए कि आपने जिसको रिप्रेजेंटेटिव को हायर किया है उनको फैमिली क्लास एप्लीकेशन लाइक स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन को हैंडल करने का कितना एक्सपीरियंस है। अदरवाइज़ अगर आप किसी नए कंसल्टेंट को या एजेंट को हायर करें जिसको बहुत ज़्यादा आइडिया एक्सपीरियंस नहीं है ऐसी एप्लीकेशन हैंडल करने का, सो इट कुड बी प्रॉब्लम और आपकी एप्लीकेशन कुड बी अ डिज़ास्टर। सो इसके रिलेटेड एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, लाइक वंस किसी ने एक जोकर को उठा के महल में भेज दिया, तो महल में जाने के बाद जो बेसिकली जोकर है वो तो राजा नहीं बन पाएगा, बट जो महल है वो बेसिकली सर्कस बन जाएगा। तो इसलिए अगर आपने भी अपनी फ़ाइल किसी ऐसे इंसान को दे दी है हु डजंट नो अबाउट हाउ टू हैंडल दिस एप्लीकेशन, क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इस एप्लीकेशन में जो कि ध्यान में रखने पड़ते हैं, तो उसका हाल भी एक आपकी जो फाइल है वो एक सर्कस ही बन जाएगी। सो इसलिए बी केयरफुल हु यू आर हायरिंग फॉर दिस, हैंडलिंग दिस एप्लीकेशन फॉर योर ऑन योर बिहाफ। सो बहुत ज़रूरी है आपकी एप्लीकेशन, बिकॉज फैमिली रीयूनिफिकेशन इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कैनेडियन इमिग्रेशन। एंड अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हाउ स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन वर्क्स, हाउ फैमिली क्लास एप्लीकेशन वर्क्स, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, और अगर आपकी फ़ाइल प्रोसेस करवाना चाहते हैं थ्रू द इमिग्रेशन लाउंज, सो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आप मिल सकते हैं विद पर्सनल अपॉइंटमेंट। वी कैन डिस्कस योर केस सिनेरियो। और अगर कोई चैलेंज है आपकी एप्लीकेशन में, सो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं हमारे पास की कुछ सक्सेस स्टोरीज जिनके अंदर कुछ रियली चैलेंजिंग केसेस को हमने हैंडल किया था, एंड डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ पास्ट रिफ्यूज़ल थ्रू हाई कमीशन इंटरव्यू, और हमने उस केस को सक्सेसफुल बनाया है विदाउट इवन सेकेंड टाइम इंटरव्यू, डायरेक्ट अप्रूवल रिसीव हुई थी उस एप्लीकेंट को। यू कैन वॉच आउट दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन. Thanks for watching this video. We'll try to bring another video of any informative topic with you as soon as possible. Thank you.